हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रज्ञा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज वी प्रोवाइड यू द वे ऑफ सक्सेस में। हम लोग यहाँ समास पढ़ रहे थे। समास को आपको बहुत डिटेल से पूरा ख़त्म करा दिया था। उसमें आपको सारे चीज़ें बता दी गई थी। जहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है उन क्वेश्चंस को कैसे करना है ये भी आप सभी लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हम। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ हैं आपके सामने, आप लोग को आंसर करने हैं और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने आंसर राइट हैं और किसके कितने आंसर गलत, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखे जाएंगे उनमें सभी में आपको आंसर कमेंट करने हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने आंसर राइट थे, ठीक है। समास में हम बात करें अगर, तो हमने पढ़ा था कि 4 मुख्य समास होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन लिए लेते हैं पहले। 4 मुख्य समास होते हैं। वैसे समास के 6 भेद हो जाते हैं जब हम कर्मधारय और द्विगु उसमें शामिल कर लेते हैं तब, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको कल ट्रिक बताई थी समास को पहचानने की। जो हमने 4 लाइन बताई थी वो कौन सी थी, वो कौन सी लाइन थी? देखें, स्टार्टिंग से ही अगर हमने बात करी थी, जो 4 लाइन है वो शुरू हुई थी द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणपद आवत है, द्विगु समास में गणपद आवत है, बीच में कारक चिन्ह लिए तत्पुरुष समास कहावत है, ठीक है। द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणपद आवत है, बीच में कारक चिन्ह लिए तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय का पहला पद अव्यय, अव्यय का पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है, बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है। एक पद जिसमें विशेषण हो, कौन सा नाम कहावत है? कर्मधारय नाम कहावत है, ठीक। यहाँ तक आपकी कल क्लास यहीं तक रही थी। उसके बाद यहाँ समझ में आ गया था, आपको पहचानना सब कुछ समझा दिया गया था। अब यहाँ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, समझने की कोशिश करें क्वेश्चन, उसके बाद ही आंसर कमेंट करें। और एक बार फिर से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले फिर से सुनिए एक बार। क्वेश्चन जो भी आपके सामने लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। कुछ अगर आपको यहाँ पर बोर्ड पर विजिबल नहीं होगा तो वो आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर कोई ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा आउट में जाता है तो उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं यहाँ, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? ध्यान से देखिएगा, दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है हमारे पास द्विगु, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? ओके, ठीक है। हमने समझा था कि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन ए जिन आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जल्दी से, इतनी जैसे अभी करें ना ऐसे जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। नेक्स्ट है 25 में कौन सा समास है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 25 में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है हमारे पास द्वंद्व, ऑप्शन बी है हमारे पास द्विगु, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है हमारे पास बहुव्रीहि समास। बताएं जरा जल्दी से, 25 में कौन सा समास है? ओके, ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा? बी, ओके। देखें, शब्द लिखा हुआ है 25, जितने लोगों ने ये बी आंसर दिया है द्विगु, बी मतलब द्विगु, आप लोग द्विगु देना चाह रहे हैं आंसर। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। गणनावाचक पद है जरूर ये 25, लेकिन द्विगु का क्या नियम होता है कि एक पद गणनावाचक यानी पहला पद इसका गणनावाचक रहता है जो कि किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 25 शब्द है ये पूरा एक ही शब्द है, ये विशेषता किसी की नहीं बता रहा है। द्विगु में क्या रहता है? एक पद हमारा
गणनावाचक होता है, पहला पद और दूसरे पद की ही वो विशेषता बता रहा होता है। जैसे चौराहा है तो 4 राहों का समाहार, इसी तरह पंचमणि है तो 5 मणियों का समूह, ठीक है। नवरत्न है तो 9 रत्नों का समूह। तो 9 रत्न जो दूसरा पद की विशेषता बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है 25। 25 शब्द जो लिखा है इसको जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 20 और 5, 20 और 5, ठीक है। और हमें पता है जहाँ और छिपा हुआ होता है वो हमारा कौन सा होता है, द्वंद्व समास, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दे दिया 15 में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिए 15 मतलब 10 और 5, 1 से लेकर 10 तक की अगर कुछ ऐसी गिनती आती है तो वहाँ पर हमारा ये समास नहीं रहता, क्योंकि वहाँ 1 2 3 यही नॉर्मल होता है, वहाँ और शब्द छिपा हुआ नहीं होता। लेकिन 11 अगर शब्द आता है तो वहाँ पर और शब्द छिपा हुआ होता है। 11 मतलब 10 और 1, इसी तरह 21 मतलब 20 और 1। तो यहाँ 25 में कौन सा हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास, ठीक। एक बार राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द बहुव्रीहि का उदाहरण है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके सामने निश्चिन, ऑप्शन बी है आपके सामने चौराहा, ऑप्शन सी है आपके सामने पंचानन और ऑप्शन डी है आपके सामने पुरुष सिंह। बहुव्रीहि का उदाहरण बताना है हमें। देखें, निष्दिन, चौराहा, पंचानन और पुरुष सिंह। एग्जाम्पल जो ऑप्शन आपके सामने होते हैं उनको अच्छे से समझा करिए पहले, ठीक है। आपको पहले भी जो वीडियो आई हैं प्रैक्टिस सेट की उनमें बताया जा चुका है कि 4 में से केवल एक ऑप्शन आपका सही होता है। अगर आपने वो सही ऑप्शन पहचान लिया तो ठीक, या फिर 3 गलत आपको पहचानने रहते हैं। बहुव्रीहि की अगर हम बात करें तो ये निष्दिन क्या बहुव्रीहि का हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि निष्दिन मतलब दिन दिन, हर एक दिन का, ये होता है हमारा अव्ययी भाव का उदाहरण। अगर हम चौराहा को समझें तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, ये हो जाएगा हमारा द्विगु का उदाहरण। पंचानन की हम बात करें तो ये है 5 है आनंद जिसके, अर्थात हनुमान। तो अर्थात में हमें यहाँ आंसर मिल रहा है, तो यही हमारा बहुव्रीहि का आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। और पुरुष सिंह की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपके सामने ग्रहागत, ऑप्शन बी है आचार कुशल, ऑप्शन सी है प्रतिदिन और ऑप्शन डी है देश निकाला। हमें बताना है अव्ययी भाव का उदाहरण। ध्यान रखें, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है जिसका किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस पद पर, उसको हम अव्यय पद बोलते हैं। कौन सा अव्ययी भाव का उदाहरण है, ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या फिर देश निकाला। ओके, ए, ठीक है। देखें, ग्रहागत की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ग्रहागत मतलब ग्रह को आगत, ग्रह को आगत। यहाँ हमने तत्पुरुष समास में विभक्तियों का बारे में पढ़ा था। इसी तरह आचार कुशल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशेषता बता रहा है ये कि कैसा आचार, अच्छा आचार वाला है, तो यहाँ हमारा ये कर्मधारय हो जाएगा। प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा अव्ययी भाव का, ठीक। देश निकाला मतलब देश से निकाला, यहाँ पर भी ये हमारा तत्पुरुष समास का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जिन लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ, ये जब समास की क्लास स्टार्ट करी थी तभी बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, तो बताएं ज़रा जल्दी से शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है संक्षेप, ऑप्शन बी लिखा हुआ है विस्तार, ऑप्शन सी लिखा हुआ है विग्रह और ऑप्शन डी लिखा हुआ है विच्छेद। शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है समास का। ए, ओके जी, बिल्कुल। समास का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो यहाँ संक्षेप ही होता है, क्योंकि समास का मतलब छोटा रूप होता है और अगर विच्छेद
विग्रह की बात करें तो विग्रह हो जाता है फैला हुआ रूप। विच्छेद हमारा संधि में होता है, समास में नहीं होता। और विस्तार का मतलब भी फैला हुआ रूप ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएं ज़रा। ए लिखा हुआ है पीताम्बर, बी लिखा हुआ है चौराहा, सी लिखा हुआ है नेत्रहीन और डी लिखा हुआ है रुपया पैसा। जल्दी से बताएं आंसर। क्लास को भाई शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार। ओके, देखें पीताम्बर यहाँ पर पीला है जो अंबर या फिर पीतला है जिसका अंबर, दो तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ तो हमारा ये द्वंद्व का उदाहरण हो ही नहीं सकता। चौराहा की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा द्विगु हो जाएगा। नेत्रहीन मतलब नेत्र से ही यहाँ हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। बचा रुपया पैसा, रुपया और पैसा, तो ये ही हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, डी सही आंसर है। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। पंचवटी में कौन सा समास है इसका ज़रा बताएं आप लोग। द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। क्वेश्चन लिखा हुआ है पंचवटी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, सी है आपका तत्पुरुष और डी है आपका कर्मधारय। देखें आंसर दे रहे हैं, ठीक है, समझे इसको ज़रा क्वेश्चन को। पंचवटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमें द्विगु नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोग द्विगु ही समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी गणनावाचक पद आ रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारे पास में द्विगु है ही नहीं। यहाँ हमारे पास में क्या है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है और कर्मधारय है। अगर हम पंचवटी की बात करें तो पंचवटी मतलब 5 वटों से घिरा हुआ स्थान, जिसको हम दंडकारण्य बोलते हैं, अर्थात दंडकारण्य वन, जहाँ पर राम लक्ष्मण जो सीता थे वो गए थे वनवास के समय पर। तो यहाँ अर्थात से आंसर मिल रहा है हमें, तो ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें द्विगु यहाँ पर है नहीं और अगर होता भी तो भी बहुव्रीहि में, क्योंकि हमें अर्थात में पंचवटी का आंसर है हमारे पास, तो इसीलिए इसको हम बहुव्रीहि ही लगाएंगे। ठीक, एक बार राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं दिया था वो लोग। ठीक, और अगर इसी का ही बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, पंचवटी में अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है और द्विगु ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम किसको लगाएंगे, द्विगु को लगाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। ये तो भाई जल्दी हो गया। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। देखें यहाँ विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया है। नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक पद विशेषता बताने का काम कर रहा है और दूसरा पद विशेष्य है इसमें। ठीक, बहुव्रीहि नहीं, तत्पुरुष नहीं और द्वंद्व भी नहीं होगा। चलें नेक्स्ट है हमारे शब्द देश प्रेम। शब्द लिखा हुआ है देश प्रेम, शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है आपके सामने तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है अव्ययीभाव। अगर यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बोला जा रहा है, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए, वैसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है आपके सामने तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर अव्ययीभाव। ओके, देखिए देश प्रेम मतलब देश के लिए प्रेम। ठीक है, और देश के लिए ये हमने विभक्तियों में पढ़ा था, इनमें बीच में विभक्ति आ रही है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगर तत्पुरुष में ही वो अंदर आपको ऑप्शन देता तब अगला क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आपके सामने। तो जब वो तत्पुरुष में ही ऑप्शन पूछेगा तो वहाँ पर हम ऑप्शन से देंगे, लेकिन यहाँ पर वो सीधे पूछ रहा है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर अव्ययीभाव, तो सीधे आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तत्पुरुष के उदाहरण ये आपको बताए गए थे कि अब जो क्वेश्चन आता है उसकी वैरायटी थोड़ी सी चेंज की जा चुकी है। वहाँ पर क्या आपके सामने 4 ऑप्शन रखे होंगे,
ABCD उनमें आपको हर समास का उदाहरण दिए जाएंगे और एक का किसी का पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तत्पुरुष का पूछ रहा है, इसी तरह से आपको द्विगु के पूछ लेगा। निम्न में द्विगु के उदाहरण है, निम्न में कर्मधारय के उदाहरण है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखना रहेगा। ऑप्शन ए है आपके सामने अठन्नी व चौराहा। पूछ किसका रहा है? तत्पुरुष का। ए है आपके सामने अठन्नी व चौराहा। बी है आपके सामने गृह स्वामी या फिर गृह प्रवेश। सी है आपके सामने नीलकमल व चरण कमल। और ऑप्शन डी है आपके सामने आजन्म व प्रतिदिन। आजन्म व प्रतिदिन, बताएं ज़रा। तत्पुरुष के उदाहरण देखें, अठन्नी व चौराहा, आंसर आ चुका है हमारे पास। अठन्नी व चौराहा, इसमें अगर हम बात करें तो दोनों ही पद गणनावाचक हैं। यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। नीलकमल व चरण कमल, इनमें दोनों में ही विशेषता बताई जा रही है और जहाँ विशेषता बताई जाती है वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। आजन्म व प्रतिदिन, ये हमने पढ़े हैं। आजन्म व प्रतिदिन ये दोनों ही अव्ययी शब्द हैं। पहला पद अव्यय है इनमें, तो ये हमारा अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन बी, गृह स्वामी व गृह प्रवेश। तो जब गृह स्वामी मतलब गृह का स्वामी है और गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश। यहाँ पर हर जो आपके एग्जाम्पल हैं उनको इसीलिए समझाया जा रहा है कि जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं ली है उन लोग को भी यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है इसके थ्रू सारी चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएं। और इसके बाद में आप लोग वैसे चाहें तो पुरानी क्लास देखकर उसके बाद में इसको प्रैक्टिस सेट को भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें आंसर ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है। ये जो समास के आपको एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं एग्ज़ाम में, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो पहले ध्यान से समझ लीजिए। क्लास नहीं ली है जिन्होंने, वो अब जो बाकी क्लास हमारी हो चुकी हैं समास की उनको देख लें, उसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट देखें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सभी चीज़ें आप लोग को कराई जा चुकी हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। परम है जो आनंद। इस तरह के क्वेश्चन कल ही आपको बताए गए थे। देखिए, परम है जो आनंद में कौन सा समास होगा? यहाँ पर जो ये रूप है ये विग्रह वाला रूप लिखा हुआ है, तो यहाँ समास इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। परम है जो आनंद, तो यहाँ पर कौन सा होगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? जी बिल्कुल, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि हमने समझाता है जो या फिर के समान जो शब्द आते हैं वो कर्मधारय समास में आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तीन लोगों का समूह। तीन लोगों का समूह में कौन सा समास होगा? देखें, तीन लोगों का समूह शब्द है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नहीं भी हो आपके सामने तब भी आप लोग बता सकते हैं, इतना आपको पढ़ाया गया है, इतना समझ चुके हैं आप सभी लोग। ठीक है, इतना छोटे नहीं है। अब ऑप्शन नहीं दे रहे, चलो वैसे तो ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, ऑप्शन से ही आएंगे हैं। देखो, तीन लोगों का समूह में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व। ठीक है भाई, ऑप्शन बी, ओके। देखिए, तीन लोगों का समूह, समूह शब्द आ गया तो यहाँ पर द्विगु ही हो जाएगा, और द्विगु किस में है? हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है, जहाँ समूह शब्द आए वहाँ पर हमारा द्विगु होता है, जहाँ है जो या के समान शब्द आए वहाँ हमारा कर्मधारय रहता है, और जहाँ हमें अर्थात में आंसर मिलता है वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, राम ने एक चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया? चतुर्भुज बनाया। राम ने एक चतुर्भुज बनाया, इस वाक्य में कौन सा समास इस लिखा है? वाक्य में प्रयुक्त चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? इसके एग्जाम्पल नहीं हैं, ये तो बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। चतुर्भुज, राम ने चतुर्भुज बनाया है तो वहाँ पर चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? जी बिल्कुल, ओके। ठीक है भाई, चतुर्भुज है मतलब चार भुजाओं का समूह बनाया होगा उन्होंने। विष्णु तो बनाया नहीं होगा,
राम ने जो भी बनाया है, विष्णु तो बनाया नहीं, उन्होंने 4 भुजाएं जो चतुर्भुज होता है ये ही बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये चतुर्भुज शब्द है ये गणनावाची पद आ रहा है, यहाँ पर ये विषय वो किसी अन्य पद को प्रधानता नहीं दी जा रही है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाला, क्वेश्चन ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? ठीक है, देखें करण तत्पुरुष, ऑप्शन ए, यहाँ पर तत्पुरुष के आपको भेद दिए गए हैं, करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी है आपके सामने अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है संबंध तत्पुरुष और ऑप्शन डी है संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, आंसर सोच के कमेंट करिएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा समास होगा इसमें? है तो तत्पुरुष, ठीक है, अब तत्पुरुष का कौन सा वाला है? ये जो विभक्ति आ रही है, ठीक है चलिए देखते हैं। मैं शब्द आ रहा है, आपको तत्पुरुष में बताया था ये विभक्ति आती है, सारे जो कारक थे उनमें सभी की विभक्तियां रहती हैं, और जो ये मैं विभक्ति होती है ये किसकी होती है? मैं और पर, अधिकरण तत्पुरुष की। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष की होती है मैं या फिर पर, जैसे ग्राम में वास, ठीक, गृह में प्रवेश जो अभी आए थे, तो ये जो होते हैं वो हमारे अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल रहते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखें। देखें अब जो क्वेश्चन है यहाँ आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका हस्तलिखित में कौन सा समास है? ठीक है, हस्तलिखित में कौन सा समास है? आंसर बता दें जल्दी से। विग्रह सही से करें, उसके बाद आंसर दें। हस्तलिखित में कौन सा समास है? ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताइए। हस्तलिखित विग्रह क्या हो जाएगा इसका? विग्रह हो जाएगा हाथ से लिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है भाई, तत्पुरुष ही होगा इसमें, क्योंकि देखें क्वेश्चन ये शब्द लिखा है हस्तलिखित, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हाथ से लिखित या हाथ द्वारा लिखित। तो अगर तत्पुरुष की, जैसे ऑप्शन ये है बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय या द्वंद्व, तो इनमें से अगर हम बात करें, वैसे तो बिना ऑप्शन के ही आंसर आ चुका है, तत्पुरुष समास रहेगा इस पर। इसी तरह से और भी, जैसे हमारे क्वेश्चन है यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन अगर आप लोग को चाहिए तो देखें, ऑप्शन ए है हमारा तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व, और ऑप्शन डी है द्विगु। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर द्विगु? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है,
अब देखें इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस रहते हैं कराने को, आपको यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस करा दिए जाएं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आप लोग को खुद से करनी रहेगी। जैसा आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर उस तरह से क्वेश्चन कराया जा चुका है। ठीक, एक और रह जाता है जो विग्रह वाला होता है, जैसे आपसे पूछ ले यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। शब्द लिखा हुआ यही है यथाशक्ति, इसका सही विग्रह क्या होगा। तो जहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से आपको सही पर टिक लगाना है। जैसे आपको पता है यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, वही ऑप्शन राइट होगा। और जो विग्रह पूछेगा वो कर्मधारय बहुव्रीहि इन क्वेश्चंस में नहीं पूछता है, वो पूछेगा तो या तो आपका इसी में अव्ययभाव में पूछेगा या फिर तत्पुरुष में पूछता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा और आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, ओके।